हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट? तो हमने डिस्कस किया करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट डेंसिटी बारे में समझा हमने। आज हम समझेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो स्टूडेंट ओम्स लॉ से आप फेमिलियर हो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ओम्स लॉ को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपको, फिजिक्स में जितने भी लॉज होते हैं वो लॉज एक्सपेरिमेंटली आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट एक दिन का नहीं होता है, वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, फिर उनके ऊपर से वो कंक्लूजन पे आते हैं और कंक्लूजन के ऊपर से एक लॉ बनाते हैं, जो लॉ हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वैसे ही एक लॉ हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो साइंटिस्ट थे 18th सेंचुरी में, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम करके, उन्होंने हमें लॉ दिया उसके, इसलिए उसके नेम के ऊपर से हम उसका नेम दे रहे हैं ओम्स लॉ। ओके, जॉर्ज साइमन ओम करके एक साइंटिस्ट थे। ओके, वो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। उन्होंने लॉ दिया हमें, उसका नेम हमने लिया ओम्स लॉ। और ये बेसिकली लॉ है क्या, ओम्स लॉ है क्या? तो क्या ओम्स लॉ एक रिलेशन देता है हमें किसके बीच में? तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो ओम्स लॉ से समझते हैं। तो साइंटिस्ट ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वही हम समझते हैं। तो स्टूडेंट साइमन ओम ने क्या किया, तो एक कंडक्टिंग वायर लिया, या कंडक्टिंग या तो हम बोल सकते हैं कोई कंडक्टर लिया, ये कोई कंडक्टर है। अभी कंडक्टर है, उसके दोनों क्रॉस सेक्शनल पे बैटरी लगा दी इसे कि ये बैटरी का सिंबल है, आप सभी को पता है ये बैटरी का सिंबल। ओके, और ये कनेक्टिंग वायर। अभी बैटरी यहाँ पे वेरिएबल लिया गया। अभी स्टूडेंट यह एक बात और याद रखनी है आपको कि बैटरी कभी वेरिएबल नहीं होती। ओके, कभी भी पॉसिबल नहीं बैटरी वेरिएबल हो। आप लोग देख सकते हो आपके घर के रिमोट कंट्रोल जो है, ओके, जो आप टेलीविज़न या टीवी टेलीविज़न में रिमोट यूज़ करते हो, उस रिमोट के पीछे जो ड्राई सेल होता है उसकी वैल्यू 1.5 या तो 0.5 वोल्ट, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। वॉच के भी जो सेल्स होते हैं उसकी जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब वो वेरिएबल पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल करना हो तो हमें इसका अरेंजमेंट और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। तो वेरिएबल करने के लिए हमें रियोस्टेट लगाना पड़ता है, वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम वोल्टेज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के ऊपर हमें कंट्रोल रखने के लिए रजिस्टर लगाए जाते हैं। रजिस्टर क्या है यहाँ पे ही हम समझेंगे, और उसमें भी टाइप्स पढ़ेंगे हम, वेरिएबल और कौन से फिक्स रजिस्टर। तो ये वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता है। ओके, अभी बैटरी लगाने से होगा क्या? तो स्टूडेंट हमें पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू हम लिखते हैं ED, ये हमें पता है। ओके, तो V बढ़ाने से पोटेंशियल में इंक्रीज करते जाओ, सामने क्या इंक्रीज होगा? फील्ड इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर है सभी को? मतलब में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हमें पता है। ओके, तो मतलब में पोटेंशियल इंक्रीज करने से फील्ड बढ़ेगा, और फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ेगा? सामने फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ने से क्या होगा कि इसके अंदर हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे इससे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो क्या जनरेट करेगा? वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। और उसकी डायरेक्शन होगी सर्किट के अंदर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा ही क्यों? तो कि कन्वेंशनली हमने साइंटिस्ट लोगों ने ले लिया था कि पॉजिटिव चार्ज ही मोशन करते हैं। कंडक्टर का जब इन्वेंशन हो रहा था उस टाइम में उन्होंने ये वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया होगा कि पॉजिटिव चार्ज ही मोशन कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है उसको ही उन्होंने करंट लिया। और वो कहाँ से कहाँ मोशन होता है? हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और उसके ऊपर से नंबर ऑफ थियरी आ गई थी, और थियरी इतनी सारी हो गई कि उसको चेंज नहीं कर सकते। बाद में क्या पता चला कि जो एटम्स का डिस्कवरी हुई उसमें इलेक्ट्रॉन का हमें पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही मोशन कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तब हम करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ थियरी आ चुकी थी प्लस टू माइनस के ऊपर से। ओके, सिर्फ हमें याद रखना है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के अंदर, सर्किट के अंदर, और जो
हम एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन के जो डायरेक्शन होती है वो। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज़ कर जाए, वेरिएबल है बैटरी तो वेरी करते जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब सामने फील्ड इंक्रीज़ होगा, फील्ड इंक्रीज़ होगा तो सामने फोर्स इंक्रीज़ होगा, फोर्स होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मोशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो गए तो सामने करंट भी बढ़ेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाने से सामने करंट भी इंक्रीज़ होगा। ओके क्लियर है, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे सामने क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर, ये वोल्ट और करंट का हम रीडिंग लें तो वोल्टेज मान लो कि आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे 4 वोल्ट तक आप सेट करो। जब 1 वोल्ट रखा तब आपका जो करंट है वो 2 मिली एम्पियर आया, चलो ये मिली के अंदर। ओके, जब 2 वोल्ट आप सेट कर रहे हो तो सामने 4 मिली एम्पियर आया, फिर 3 वोल्ट सेट करो तो सामने 6 एम्पियर आया, फिर 4 वोल्ट सेट करो तो सामने कितना आया, 8 मिली एम्पियर आया। तो देखो कि यहाँ पे एक चीज़ और कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट तो बढ़ ही रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका हमने ये डीपली समझा कि पोटेंशियल बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फील्ड बढ़ता है, फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ता है, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स के वजह से क्या हो गया, मोशन करेंगे, क्योंकि मोशन के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, फोर्स चाहिए ही चाहिए। तो फोर्स लगेगा तो एक ही डायरेक्शन में मोशन करना चालू करेंगे। कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर ऑब्जर्वेशन करे तो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। जब हमने 1 वोल्ट रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे, फिर 2 वोल्ट रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि और ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे। तो मतलब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होते हैं पर यूनिट टाइम में, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, करंट बोलते हैं। तो मतलब में पोटेंशियल इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो रहा है, वो हमें एक रिलेशन मिला। तो ओम्स लॉ हमें कुछ नहीं देता, वो क्या देता है हमें, तो एक रिलेशन देता है वोल्टेज और करंट के बीच का, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, वही है, नया कुछ नहीं है। ओके, ये आप लेबोरेटरी के अंदर भी ऑब्जर्वेशन करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिला। तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर एक फैशन है कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको निकाल के हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई कांस्टेंट डालूँ तो चलो मैं R एक कांस्टेंट डाल रहा हूँ। तो जो R है उसको ही क्या बोला गया, जो कांस्टेंट मैंने पुट किया यहाँ पे R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको बोला गया है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस से आप फेमिलियर हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ओके, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सर्किट के अंदर कि जब करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट मतलब में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा, उसके साथ दूसरे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन अकेले भी नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जो लेटाइस पे फिक्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टर के अंदर। तो उसके साथ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उसके फ्लो के अंदर क्या होगा, अपोज मिलेगा। जो अपोज है फ्लो के अंदर उसको ही तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार या बाइक लेके जा रहे हो और आपकी स्पीड को ब्रेक करना हो तो क्या लगा दे, स्पीड ब्रेकर लगा दे, जो स्कूल या कॉलेज के सामने लगाए जाते हैं कि आपकी स्पीड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सिमिलर इलेक्ट्रॉन स्पीड में हो, उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है, मतलब डिक्रीज हो रहा मतलब उसकी स्पीड को अपोज हो रहा है, उसके मोशन का अपोज हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है जिससे क्या होता है, चार्ज के फ्लो का अपोज होता है और क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक कांस्टेंट है, और ये V/I का जो रेशियो है वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ओके, क्योंकि R अपना कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, किसका वर्सेस किसका ग्राफ, तो एग्जाम में आपको ग्राफ बोला जाता है I वर्सेस V का ग्राफ, IV कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है IV का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने की टेक्निक क्या, तो हम क्या लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, XY Z प्लेन लेते हैं, चलो XY प्लेन लेते हैं। अभी I वर्सेस V का ग्राफ बोला है, तो I मतलब करंट, करंट को कहाँ लिया जाता है, Y एक्सिस पे। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो जो नॉन क्वांटिटी होती है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, X एक्सिस के ऊपर, और अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, Y एक्सिस के ऊपर। अभी करंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये मिली एम्पियर के ऑर्डर का, और ये वोल्टेज, ओके, ये वोल्ट, X एक्सिस के ऊपर हमने वोल्ट लिया और Y एक्सिस के ऊपर करंट लिया। अभी देखो कि मैं सामने वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ,
वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, सामने करंट भी इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब मैं मान लो कि मैंने 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर, ऐसे 8 मिली एम्पियर, सॉरी 6 मिली एम्पियर, ऐसे वो लिनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो कि आपका जो रिलेशन आएगा, IV का रिलेशन, वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा कंडक्टर के केस में। ओके, और वो क्या है, तो कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके ऊपर आप स्लोप ड्रॉ करो, ओके, कहीं पे भी स्लोप ड्रॉ करो, मान लो कि मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 1/r आएगी। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप सभी को पता ही है, स्लोप होता है डेल्टा I बाई डेल्टा V, और V बाई आई क्या होगा, सॉरी V बाई आई आपका रजिस्टेंस होता था, I बाई V क्या होगा, 1/r होगा। तो जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, रजिस्टेंस का इन्वर्स देगा। ओके, क्लियर है, और वो सभी जगह पे इक्वल ही रहेगा। क्लियर, तो ये अपना ओम्स लॉ हुआ। ओम्स लॉ क्या है, तो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वही आपका ओम्स लॉ है। वो क्यों होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और ये रिलेशन कंडक्टर के अंदर लिनियर होता है वो हमने देखा। अभी ये जो R है, R रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू निकालते हैं कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ये सर्किट नोट करना हो तो नोट कर लो, ओके, स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट हम इसमें रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसका कॉम्बिनेशन वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या होगा, ओके, ये R है, उसका यूनिट की बात करें तो यूनिट में वोल्टेज है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका यूनिट होगा वोल्ट, और नीचे करंट है तो करंट का यूनिट एम्पियर। ओके, ये हुआ। अभी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, और इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको कंबाइनली लिया जाता है ओम, और उसका सिंबल है ये ओमेगा। ओके, इसको बोला जाता है ओम। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जब वोल्ट पर एम्पियर होता है उसको बोला जाता है ओम। ये क्यों यूनिट लिया, तो हमें पता है स्टूडेंट कि फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है 5 न्यूटन। चलो मैं लिख रहा हूँ, तो 5 मैग्नीट्यूड, ये न्यूटन क्यों लिखा, तो कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट के मेमोराइज में हम यूनिट लिखते हैं, क्योंकि फोर्स के बारे में जो भी फंडामेंटल लॉज है वो हमें न्यूटन्स ने दिए थे, सर न्यूटन ने। तो इसलिए हम यूनिट में क्या लिखते हैं, उसके मेमोराइज में, कहीं हम भूल ना जाए साइंटिस्ट को, इसलिए उसके यूनिट के नेम क्या लेते हैं, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से लेते हैं। सिमिलर रेजिस्टेंस के ऊपर जो, मतलब मैं कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, कंडक्टर के ऊपर स्टडी कर रहे थे, कौन, फिजिसिस्ट थे साइमन ओम। तो उसके मेमोराइज में हमने रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लिया, ओम लिया, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या लिया, ओमेगा। अभी स्टूडेंट बात ये आती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट के ऊपर से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल फार्मूला में तो MLT आता है, ये MLT, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो AB आएगा। तो उसके टर्म में मुझे लाना है, तो क्या करूँगा, देखो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाई आई होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, तो कि V इक्वल्स टू होता है W बाई Q, मतलब है पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है वही अपना पोटेंशियल है, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। तो W बाई Q इंटू आई, ये है आपका पास फॉर्मूला। अभी W क्या होता है कि वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Q क्या होता है, तो कि Q की बात करें तो कि I इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा IT, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I इंटू T, यहाँ पे I। तो फॉर्मूला बनेगा आपका R इक्वल्स टू F इंटू डी डिवाइडेड बाई आई स्क्वेयर इंटू टी। अभी इसका हमें फॉर्मूला निकालना हो तो इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये मीटर, डिनोमीटर में आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ओके, आई करंट है, उसका स्क्वायर इंटू सेकंड। ओके, अभी सिंप्लीफाई करें तो न्यूटन को लिखा जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर एम्पियर इंटू सेकंड। सिंप्लीफाई और करें तो हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर। अभी इसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो इजीली निकाल सकते हैं। तो कि kg मास को रिप्रेजेंट करना है m1, l कितना है 2, फिर टाइम -3, और एम्पियर कितना है तो क्या -2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, रेजिस्टेंस का। ओके, ये निकालने का तरीका था
कि कैसे आप निकालोगे। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी आप डायमेंशनल फार्मूला निकालो तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल फार्मूले के ऊपर से सिंप्लीफाई करो, फिर इसके फंडामेंटल यूनिट के अंदर लेके आओ, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर से फिर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ओके। इसको समझने के लिए आपको ये मेथड पता होनी चाहिए जो हमने 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है। ओके ओके स्टूडेंट, तो ओम्स लॉ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया V = IR। उसको सिंपली याद रखने के लिए, डिफरेंट फार्मूला याद रखने के लिए आप एक सर्कल याद रखो। इस सर्कल के अंदर तो सिंपली आप याद रख सकते हो, ऊपर V, ये I और ये R। आपको V चाहिए तो V = क्या होगा, IR। I चाहिए तो I के ऊपर हैंड रखो तो क्या दिख रहा है, V/R, तो ये V/R। फिर R चाहिए तो R = क्या आएगा, V/I। तो सिंपली आप ऐसे डिफरेंट फार्मूला याद रख सकते हो। अभी ये जो रिलेशन आया था अपना V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये एक स्पेशल कंडीशन में कि एक फिक्स टेम्परेचर पे और एक फिक्स अमाउंट के ऊपर, मतलब टेम्परेचर के फिक्स अमाउंट के ऊपर ये रिलेशन मिलेगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे ये वैल्यू अलग अलग आएगा, प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों, तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसकी वजह से फ्लो में अपोज होगा, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये सभी केस में आपको याद रखना है कि ये कोई फिक्स टेम्परेचर पे एक कोई कंडीशन पे लिया गया हुआ रिलेशन है। ओके, तो उसके लिए हम ग्राफ बनाए, ग्राफिकल थ्रू हम समझे। तो ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि IV का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये अपना I इसके ऊपर और ये V। तो मैं एक टेम्परेचर के लिए ले रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कोई T1 टेम्परेचर पे, और ये मेरा है T2 टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अभी देखो कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका θ1 और ये आपका एंगल है θ2। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। अभी इसके ऊपर मैं स्लोप बनाऊंगा तो इस स्लोप की वैल्यू आपको कौन सी वैल्यू देगी, tan θ की वैल्यू देगी। और tan θ आपने ये 11th में पढ़ा था, स्लोप = tan θ था, और tan θ = आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ΔI/ΔV, और वो क्या होगा, 1/R। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि tan θ में से tan θ1 इज़ ग्रेटर देन tan θ2। ओके, इसका मतलब कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। मतलब में आपका R1 इज़ लेस देन R2, तो इसका मतलब में R2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर 2 भी ज़्यादा होगा सेकंड केस का। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या आएगा, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। क्लियर। जैसे एंगल बढ़ेगा ये इंक्रीज होगा तो ये R क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, ये ग्राफिकली हम समझ रहे हैं। तो एक स्पेशल टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये हम लेते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ओके, वो किस पे डिपेंड करती है, तो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, ये R की जो वैल्यू है, ये R की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो एक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा वो फिजिकल कंडीशन, हम सिंपली उसको बोल सकते हैं फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिजिकल कंडीशन में क्या, तो कि टेम्परेचर, फिर प्रेशर, ओके, फिर स्ट्रेन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेन हमें पता है। ओके, तो ये सभी कंडीशन पे ये R की वैल्यू डिपेंड करेगी। इसलिए हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं, वो कोई फिक्स टेम्परेचर पे, कोई एक सर्टन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, कोई प्रेशर के ऊपर लिया जाता है। अभी मुझे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डायमेंशन पे डिपेंडेड है कि नहीं है। ओके, तो चलो चेक करते हैं। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, अभी कंडक्टिंग वायर को हमने तो सर्कुलर के फॉर्म में लिखा, तो ये रेक्टेंगुलर जैसा क्या, तो एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है। इसको आपने ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप ऐसा ही डायग्राम बना दो, लेकिन इजी रहे इसलिए मैंने ये रेक्टेंगुलर वायर ड्रॉ किया जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये जो कंडक्टर की लेंथ है वो मान लो कि L जितने हैं, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A जितना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिला आपको, R = V/I ये मिल रहा है।
अभी क्या कर रहे हैं तो कि मान लो कि ऐसे ही दो कंडक्टर को आपस में जॉइंट कर दो और बैटरी से कनेक्ट कर दो इससे। ओके, तो देखो कि यहाँ पे इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ भी L। ओके, और एरिया क्या है, सेम है, ए जितना ही। तो करंट जाएगा दोनों, यहाँ से करंट आई भेज रहे, तो करंट दोनों में से पास होगा ऐसे, और सामने आई आपको मिलेगा। तो देखो कि रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा आर डिस में। तो देखो कि यहाँ पे V जो है इसमें भी क्या जाएगा, आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बनेगा, पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V। पहले से यहाँ देखो बैटरी मैंने एक अप्लाई की प्लस माइनस वाली, इससे क्या होगा तो कि देखो ये कनेक्शन यहाँ से तो करंट तो सेम जाएगा, लेकिन इसका वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज V है। तो टोटल इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 2V आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2V, और करंट तो सेम है, तो मैं आर डी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2V/I। तो ये V क्या है अपना, ये V/I आपका रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। ओके, कि लेंथ इंक्रीज होने से, लेंथ बढ़ने से आपका रजिस्टेंस भी, लेंथ डबल होने से आपका रजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि R कैसे बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ने से R बढ़ेगा, R मतलब रजिस्टेंस। ओके, सिमिलर ये वाले केस में देखो, ये देखो ये जो हमारा स्लैब था उसके हमने बीच में से कट किया, तो ये जो एरिया होगा ये A/2, ये भी एरिया A/2। तो यहाँ से मैं बैटरी कनेक्ट करूँ इसे, तो बैटरी में से जो करंट जाएगा वो दोनों में डिवाइड होते जाएगा, इसमें से I/2 जाएगा, इसमें से भी I/2, लेकिन दोनों साइड में पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस में जो रजिस्टेंस होगा वो रजिस्टेंस क्या आएगा, R'। तो R' आएगा, देखो वो वोल्टेज तो सेम ही है, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या, सॉरी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है, मतलब I/2। तो R' इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो 2V/I। ये V/I क्या दिख रहा है, रजिस्टेंस। तो R' इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2R। तो देखो रिलेशन क्या है एरिया के साथ, तो एरिया के साथ रिलेशन आया आपका R का कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। कि देखो एरिया हाफ होने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब में एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो ये दोनों इक्वेशन को, ये नंबर 1 और 2 को दोनों को कंबाइनली लिखूँ मैं, तो ऐसा लिख सकता हूँ, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ओके, मतलब में लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो कंबाइनली लिखो तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अभी फिजिक्स का पैसा नहीं कि प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट पुट करो, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट पुट करूँ तो R इक्वल्स टू ρL/A। अभी ये रो क्या है, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो हम बोल सकते हैं उसको रजिस्टिविटी, ये जो रो है। तो मतलब में आपका रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेड है, तो आपका रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंडेड है, ना कि वो पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंडेड है। फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंडेड है, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर, कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसको सिंपली याद कैसे रखें, कैसे हम देखो कि रेजिस्टेंस हमें भी लगता है, हमें भी अपोज होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तब उसको अपोज मिल रहा है वो। अभी देखो कि आप बाइक लेके जा रहे हो, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, लंबा रास्ता है, तो जितने ज़्यादा रास्ता लंबा होगा उतने ज़्यादा आपको अपोजिट मिलेंगे, मतलब बीच में व्हीकल्स ज़्यादा आएंगे, इतने ज़्यादा आपको अपोज मिलेगा। मतलब में रास्ता जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब उतना ज़्यादा अपोज होगा। ओके, शॉर्टकट में आप क्यों पसंद करते हो शॉर्टकट, जो कि आपको शॉर्टकट इसलिए पसंद करते हो कि वहाँ से आप जल्दी, आपको इतना अपोज ना मिले, ओके, जल्दी पहुँच पाओ। तो सिमिलर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा लॉन्ग कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी देखो कि आपका रोड बड़ा रोड हो, तो बड़े रोड पे आपको अपोज कम होगा क्योंकि आप इजीली निकल पाओगे वहाँ से। तो सिमिलर चार्ज को भी जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो चार्ज को अपोज भी क्या होगा, कम होगा, मतलब में अपोज कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा,
कम होगा। तो मतलब में रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंडेंट है, ना कि वो पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे एक टर्म आया रजिस्टिविटी, ओके, ये उसको हम सब्जेक्ट बना लें तो ऐसा लिखेंगे रो इक्वल्स टू RA बाई एल। अब इसका यूनिट लिखे तो यूनिट क्या होगा रजिस्टिविटी का, आर का यूनिट होता है ओम, ये मीटर स्क्वायर और डिनोमीटर में मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल आउट, और रजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। अभी स्टूडेंट ये रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे रो इक्वल्स टू, या तो ऐसे लिख सकते हो आप रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r, उसको बोला जाता है कंडक्टेंस G, और 1/ρ इक्वल्स टू रजिस्टिविटी का जो होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, याद रखना स्टूडेंट 1/r मतलब रजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है कंडक्टेंस, रजिस्टेंस कंडक्टेंस। रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। क्लियर, रजिस्टेंस कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। अभी फॉर्मूला देखो, उसको मैं अरेंज करके लिखूँ यहाँ पे, तो ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूले के अंदर इसका रेसिप्रोकल लिखना है मुझे। चलो मुझे कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना हो तो कंडक्टेंस क्या होगा, G इक्वल्स टू, ये आर का रेसिप्रोकल होगा ना, तो हम लिख सकते हैं A बाई रो एल, और यहाँ पे 1/ρ क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A बाई एल, और ये 1/ρ, 1/ρ क्या होता है तो कि कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी A बाई एल, तो ये आपका क्या हो गया कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा तो कि ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम, उसका इनवर्स, और आप लिख सकते हो उसको मोह, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और उसको बोला जाता है मोह। ओके, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, उसका यूनिट होता है मोह। ओके, ओम का उल्टा, ओम उसका उल्टा लिखे तो क्या होगा ओम इनवर्स, या तो मोह भी बोल सकते हो ये वाला, या तो साइमन भी बोला जाता है। फिर रजिस्टिविटी का क्या होगा, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा देखो यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या तो मोह पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर, उसके ऊपर से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ओके, और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट, तो रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल कौन सा बना है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, उस पर डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन से कंडक्टर की होती है, तो कि सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। ओके, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे पूरी सीरीज है। तो यही चीज़ें आप को याद रखनी, इसमें से MCQ बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MCQ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, आपने पढ़ा ही, लेकिन थोड़ा उसको अच्छे से अरेंज करके आपको लिखना है। ओके, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V = R, मैथमेटिकल रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में। ओके, और जो रजिस्टेंस आ रहा था उसमें R मतलब रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो वो डिपेंड नहीं करता है वोल्टेज और करंट के ऊपर, वो डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर, कंडक्टर के डायमेंशन के ऊपर। ओके, और जिसमें हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाला उसको बोला गया रजिस्टिविटी। वो रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ओके, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर, मटेरियल के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर। और रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करते हैं मटेरियल के ऊपर, ये कौन सा मटेरियल है। ओके, कौन से मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना है। ओके, क्लियर। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये ओम्स लॉ के अंदर आपको इतना सब याद रखना है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।